नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्या में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं GGU VET एग्ज़ाम के फिज़िक्स सेक्शन के सॉल्यूशंस। ये पेपर हम लोग का BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का है, लेकिन आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि फ़िज़िक्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके VET एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, और जब आपको सॉल्यूशन का पता चल जाता है तो क्वेश्चन बनाने का एक आपको तरीका पता चल जाता है, और मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाते जाऊंगा और उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियो भी बनेंगे कि आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए GGU VET एग्ज़ाम के लिए, किस लेवल का पेपर आता है, कितने टाइम आपको लगेगा इसको बनाने में और कितना टाइम आपको मिलेगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता किसी से, लेकिन अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे या आपको लगे कि आपको हेल्प मिली है वीडियो देखकर, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मैं बस शुरू में बोलूँगा और आखिरी में बोलूँगा, बीच में मैं बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सीधा अपन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको लगे तो मैंने जो कहा वो कर दीजिएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सॉल्व करना सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हमें फिजिक्स में एक लॉजिक सर्किट दिया है और हम लोग को y की वैल्यू यानी कि आउटपुट वैल्यू फाइंड करनी है, और इनपुट है यहाँ पर a और b। तो यहाँ पर जो आप ये वाला गेट देख रहे हैं, ये आपका है नैंड गेट, और ये गेट भी है आपका नैंड गेट। ठीक है। अब यहाँ पे जब इनपुट जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा जो बाहर आउटपुट, वो होगा ए बी बार, और यहाँ पर दो इनपुट जाएंगे ए बी बार के। तो यहाँ पर जब ऑपरेट होगा तो देखिए, ये आपका पहला इनपुट है और ये दूसरा इनपुट है। तो सपोज इसे आप x कंसिडर कीजिए, इसे y कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर से जब बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्स वाई बार। देखिए, ये y दूसरा है ना, ये आउटपुट वाला y दूसरा है। ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बूलियन वेरिएबल्स हैं। इसको आप सपोज कर लीजिए m और इसको सपोज कर लीजिए n। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो होगा आपका m n बार। ठीक है। अब m आपका क्या है, ए बी बार, n क्या है आपका ए बी बार, और इसके भी ऊपर बार। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जब आप दो सेम बूलियन वेरिएबल्स का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको वही बूलियन वेरिएबल फिर से मिल जाता है। अब आपको ए बी का नेगेशन और उसका भी नेगेशन, यानी कि क्या मिलेगा आपको, अल्टीमेटली ए बी। ठीक है। तो ये होगा आपका ए बी। ये एक यूनिवर्सल गेट होता है, नैंड गेट। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये बेसिकली अगर आपको नैंड गेट का लॉजिक पता होगा, यदि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा, तो उसमें डायरेक्ट आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं ए बी। लेकिन अगर आप सी एस नहीं लिए हैं या फिर बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा जैसे मैंने बताया, एक एक स्टेप ऐसे ऑपरेट कीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का। A monochromatic light of wavelength 600 nanometer enters from air into water. The refractive index for water is mu is equal to 1.33. The wavelength in water will be। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक आपका ऐसे सोर्स है, यहाँ पर पानी है। तो ये आपका एयर हो गया, ये वाला मीडियम, और यहाँ पर हो गया आपका वाटर। ठीक है। तो एयर से वाटर आपकी लाइट इंसिडेंट होगी। तो इसको सपोज अपन मीडियम वन कंसिडर करते हैं, इसको मीडियम टू कंसिडर करते हैं। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा स्नेल्स लॉ से, वो होगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है। और ये म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपको दिया हुआ है 1.33। ठीक है। म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब देखिए, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, जो इसकी डेफिनेशन होती है सी अपॉन वी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन कितना हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और वी कितना होता है, न्यू लैम्डा। ठीक है। तो न्यू वन लैम्डा वन अपॉन न्यू टू लैम्डा टू। अब हम लोग को पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू वन और न्यू टू सेम रहेंगे। तो 1.33 इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या मिला इससे, 1.33 इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। ठीक है। अब जब आप इसे ऑपरेट करेंगे, इसे यहाँ कर लेते हैं साइड में।
जब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे 1.33 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब देखिए 2 अपना वाटर है, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन 1.33। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 600 अपॉन 1.33। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 461 नैनोमीटर, क्योंकि 600 डिवाइडेड बाई 1.3 नियरली आपको 460 कुछ देगा, तो 461 नैनोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि अभी से आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन थोड़े से अभी बेसिक लेवल के दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, अभी आगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब पीएन फोटो डायोड इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, पेन का कलर चेंज करते हैं, इस बार पिंक। A PN photodiode is made of semiconductor having 2.8 electron volt band gap. It can absorb light up to the wavelength. ठीक है, देखिए it can absorb light up to the wavelength, यानी कि आपको वो वेवलेंथ बतानी है जहां तक वो लाइट एब्जॉर्ब हो पाएगी जब पीएन फोटो डायोड पे आपकी लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, अब देखिए बैंड गैप इसका 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि ऑब्वियसली जो मैक्सिमम क्या बोलते हैं वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी। देखिए आपका ई होता है एच सी अपॉन लैम्डा। अब देखिए आपको बैंड गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एनर्जी आपको इतनी दी हुई है एच सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा आपका एच सी अपॉन 2.8। सीधा आपका पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। विच ऑफ दी फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। ठीक है, अब इसमें अगर आपको देखिए कोई क्वेश्चन में डाउट लगती तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये क्या वेक्टर नोटेशन है बेसिकली, इतना छोटा सा सवाल है आप देखते ही तीसरे वाले को टिक कर देंगे। ये मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दिया, एक बार आराम से करते हैं इसको। देखिए अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ तीसरा ही ऑप्शन है जिसमें तीनों वेक्टर नोटेशन सही दिए हैं, बाकी एक में सी पे नहीं है, एक में बी पर, बी और सी दोनों पर नहीं, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, तो ये वाला सीधे सीधे सही हो जाएगा। इन अ कॉमन बेस मोड द ग्राफ प्लॉटेड फॉर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं वो क्या होता है। देखिए ये तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो अगर आपको पता होगा तो आप सीधे सीधे ऑप्शन 1 पे टिक कर देंगे, बिल्कुल भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। द नी वोल्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज इक्वल टू दी, मैं बहुत जल्दी पहुंच गया अगले पे। देखिए VBC IC एट कांस्टेंट IE, जब आप कॉमन बेस मोड पढ़े होंगे, कॉमन बेस मोड शायद एनसीईआरटी में नहीं था, मेरे को याद नहीं है, टाइम हो गया पढ़े हुए, तो शायद एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन आपने प्रैक्टिकल किया होगा इसका, या फिर आपने अगर अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ा होगा तो शायद आपने उसमें पढ़ा होगा, ये चीज़ होती है सही, आप चेक कीजिएगा ज़रूर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। द नी वोल्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज इक्वल टू दी, इसका होगा बैरियर और बिल्ट इन वोल्टेज। ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, ये चीज़ डायरेक्ट आएगी। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पे। क्यू सेक इज द मेजर ऑफ फ्लो रेट ऑफ वाटर, ये आपके फ्लो रेट को बताती है कि आपका पानी किस रेट से फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन गिव्स द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए क्वांटम नेचर यानी कि जो पैकेट नेचर होता है, देखिए लाइट दो नेचर्स बताती है अपने, एक जैसा कि आपने आइंस्टीन का पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बहुत पॉपुलर था, तो आपको ऑप्शन में सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन मेरे को बताने दीजिए क्वांटम नेचर यानी कि क्वांटा पैकेट यानी कि कुछ मास से रिलेटेड, और जो इंटरफेरेंस होता है ये आपका वेव ऑप्टिक्स में आता है, ये इट इज़ अ फेनोमेनन ऑफ इट्स वेव नेचर ऑफ द लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इंटरफेरेंस इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने टिक नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ कि इंटरफेरेंस इसका आंसर हो नहीं सकता। डिफ्रैक्शन है, वो भी एक स्मॉल स्लिट से आपने एक्सपेरिमेंट किया तो लाइट बेंड हो जाती है, वो भी आपका क्या बोलते हैं वेव नेचर है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दिस इज ऑल्सो वेव नेचर। ओनली रिमेनिंग इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्चुअली क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। How the angle of minimum deviation changes when violet light is replaced by red light through a prism। देखिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं मीडियम का तो कितना होता है साइन ऑफ a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन sin a by 2, where a is the prism angle, del m is the angle of minimum deviation and mu is the refractive index। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर mu is varying directly as the angle of minimum deviation।
ठीक है, क्योंकि जब आप इसका एक मतलब कि एक एस्टिमेशन निकालते हैं तो यही आता है आपका। ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है इसका, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस वन ए, ये नियरली इक्वल टू होता है इसके। तो ये रिलेशंस आपको मतलब डायरेक्टली बता रहे हैं कि डेल और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें बताना है कि जब आप वायलेट लाइट को रेड लाइट से रिप्लेस करते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कि जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो वेरी करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, अब देखिए, अब सपोज अपन रेड लाइट और वायलेट लाइट में जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है उसको रिप्लेस करते हैं डेल आर अपॉन डेल वी से, तो क्या होगा, लैम्डा वी अपॉन लैम्डा आर। ठीक है, तो अब देखिए, आपको बताना है वायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड इंसिडेंट, यानी कि आपको बताना है कि रेड लाइट से जब रिप्लेस होगा वायलेट लाइट तो आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसे होगा, बढ़ेगा, मतलब बड़े एंगल से डेविएट होगा कि छोटे एंगल से। तो देखिए, जो आपकी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट होती है वो होती है ग्रेटर, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट, तो डेल वी अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, लेस देन वन, क्योंकि जो डेल आर है वो ग्रेटर देन डेल वी है, तो डेल वी सॉरी लैम्डा वी जो है वो लेस देन लैम्डा आर हो जाएगा। देखिए, कंफ्यूज मैं आपको कर दिया, सॉरी। देखिए, जब आप लैम्डा आर की बात करते हैं तो लैम्डा आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा वी, तो लैम्डा वी अपॉन लैम्डा आर क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा। लैम्डा वी अपॉन लैम्डा आर लेस देन वन हो गया, यानी कि डेल आर अपॉन डेल वी भी लेस देन वन हो गया, तो डेल आर इज लेस देन डेल वी, यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन रेड लाइट इज लेस देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन वॉयलेट लाइट। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा स्मॉलर एंगल। ठीक है, क्योंकि आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन रिड्यूस हो गया, यानी कि स्मॉलर एंगल से डेविएट होगी लाइट। ठीक है, इन द गिवन फिगर दी फंक्शन डायोड में, ये जंक्शन डायोड होना चाहिए, कहीं कहीं आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी मिलेगी, तो ये जंक्शन डायोड होगा बेसिकली। तो ये जो आपका डायोड है ये क्या है, आपका नेक्स्ट पेज में ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, नो बायस, सैचुरेटेड। ठीक है, देखिए ये आपका अर्थ है यहाँ से। ठीक है, अर्थिंग है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 वोल्ट। अब देखिए, जब 0 वोल्ट हुआ तो ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल, और ये क्या हो गया आपका हायर पोटेंशियल। और फॉरवर्ड बायस के लिए इस तरफ हायर पोटेंशियल होना चाहिए और इस तरफ लोअर पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, जब आप 5 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये बेसिकली मैंने हाइड कर दिया था यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या है कि रफ वर्क किया था, इसीलिए कई जगह पर मैंने हाइड किया है, मैंने ऑप्शन भी पहले से टिक किए थे, तो इसीलिए मैंने व्हाइट पेन से उसे हाइड कर दिया था, इसलिए अचानक से प्लस फिर से आ गया था, मैं बेसिकली वो चीज़ भूल गया था। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को। यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लो पोटेंशियल है और यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, तो बेसिकली जो चीज़ होगी विथ रिस्पेक्ट टू बोथ दीज आपका इस टाइप का बनेगा, यहाँ पर लो पोटेंशियल, यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यानी ये क्या हो गया आपका रिवर्स बायस हो गया। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन क्या होगा, रिवर्स बायस। दरअसल क्या है कि मैंने ये ऑप्शंस को क्या है राइट कर दिया था जब मैं वहां से आया था, तो जैसे ऑप्शंस जब टिक हो जाते हैं तो फिर आपको पहले से ही जब पता चल जाएगा कि ऑप्शन क्या है तो फिर आपका ध्यान फिर उसी ऑप्शन पे रहेगा, इसीलिए मैंने सब ऑप्शंस को, देखिए आपको ABCD नहीं दिख रहा होगा, कहीं कहीं पर दिखेगा, आगे एक क्वेश्चन में दिखा था पीछे पर उसमें मैंने नहीं किया था इसमें आंसर शीट पे मार्क, इसीलिए वो वाला मैंने छोड़ दिया था ताकि आपको आइडिया रहे, क्योंकि ऑप्शंस ऑफ कोर्स रहते हैं यहाँ पर ABCD, तभी तो आप उसे आंसर शीट में टिक करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टू अवॉइड डिस्टॉर्शन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज केप्ट एज, ये म्यू लेस देन 1। ये सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का चैप्टर पढ़िएगा, आपको सीधे सीधे वहाँ पर गिवन होगा। मटेरियल्स यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो BH कर्व होता है उसके हिसाब से अपन देखते हैं ना कौन सा होता है, हाई कोएर्सिविटी, लो मोबिलिटी, लो कोएर्सिविटी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए उसकी होनी चाहिए लो कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी क्या होती है, बेसिकली एनर्जी होती है जिसमें वो अपनी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी को खो देता है। ठीक है, कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी कि मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी वो अपनी खो दे। अब जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनको अपनी मैग्नेटाइजेशन नहीं खोनी है जल्दी, उनको रिटेन करना है उसे टाइम तक, तो ये कोएर्सिविटी हाई होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है, एज सून एज आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होता है तो क्या होता है कि उसको अपना मैग्नेटाइजेशन बहुत जल्दी से खोना पड़ता है,
ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, यानी कि बेसिकली इट वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आपका इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होगा तब उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी रहेगा, और जब जैसे ही हटेगा तो तुरंत क्या बोलते हैं, आपका जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि लो कोएर्सिविटी। ठीक है, अब ये बेसिकली डेफिनेशन का क्वेश्चन है। व्हेन अ लिक्विड ट्रांसफॉर्म्स इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, उसको कहते हैं इवेपोरेशन, और पहले भी पढ़े होंगे शायद। स्पेक्टिकल ऑफ अ पर्सन हैविंग फार साइट विजन प्रॉब्लम, मेरे को फार साइट विजन प्रॉब्लम है और मेरे हैं कॉन्केव लेंस, तो इसका आंसर होगा कॉन्केव लेंस। ठीक है, और वैसे भी फार साइट विजन यानी कि मायोपिया होता है आपका, शॉर्ट साइटेडनेस, और उसे सही करने के लिए आपको कॉन्केव लेंस का यूज होता है। ठीक है, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइएगा अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। देखिए, इनमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इफ द इमेज फाउंड ऑन अ मिरर इज ऑलवेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट द मिरर इज, देखिए कॉन्केव में आपका साइज छोटा होते जाता है, और एक मोमेंट भी ऐसा आता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पर वर्चुअल और उसकी बात नहीं हो रही है, रियल वर्चुअल की बात नहीं हो रही वैसे, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और साइज ऑब्जेक्ट का साइज सेम होना चाहिए। तो ऐसा हमेशा ऑलवेज केस में तो फ्लैट मिरर, यानी कि जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर, उसमें होता है ऐसा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सही वाला होगा, फ्लैट मिरर। ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ्स एंटर इनटू रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड acting perpendicular to their path. Which of them will move in circular path with higher frequency? आपको फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। तो जब आप बेसिकली साइक्लोट्रॉन भी पढ़े होंगे, और बेसिकली साइक्लोट्रॉन में ही फॉर्मूला आता है इस टाइप का, जो मैं आपको फ्रीक्वेंसी का बताने जा रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, क्यू बी अपॉन 2πm, ये उसका फॉर्मूला होता है जो डिराइव करते हैं अपन। अब आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी हाई किसकी होगी। ठीक है, तो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपेयर करना है, तो न्यू पी और न्यू ई से कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए न्यू पी अपॉन न्यू ई क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यू पी बी पी अपॉन 2πm p, और यहाँ पर आएगा 2πme अपॉन क्यू ई बी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सेम, चार्ज दोनों पे मैग्नीट्यूड में सेम, 2π कैंसिल, यानी कि क्या बचा आपके पास, न्यू पी अपॉन न्यू ई इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम पी। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एम ई अपॉन एम पी मस्ट बी लेस देन 1, यानी कि न्यू पी अपॉन न्यू ई इज लेस देन 1, तो न्यू ई इज ग्रेटर देन न्यू पी। ठीक है, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी से कौन ट्रेवल करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पावर आप डायोप्टर में कैलकुलेट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑलवेज पॉजिटिव। Which of the following does not occur in both light and sound waves? Polarization, refraction, diffraction, reflection, refraction. Refraction साउंड वेव्स का नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन चलते हैं, एनर्जी फ्रॉम साउंड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू, एनर्जी फ्रॉम सन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑक्सीडेशन, न्यूक्लियर फिजन, आयनाइजेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें आपका आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन में तो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, जो आपके एटम बॉम्ब्स जो आपके बनते हैं वो बनते हैं न्यूक्लियर फिजन से। और एनर्जी फ्रॉम स्टार्स, ये आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स में, फिजिक्स के चैप्टर में एक अलग से पूरा चैप्टर था इस पेपर, तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो थी उस पार्ट में, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसे, उसके इक्वेशंस भी दिए हुए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये सब वगैरह थे उसमें, मैंने देखा था। न्यूक्लियर फ्यूजन के फेनोमेना से काम करता है सन, और बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट हीट कैपेसिटी, ये कुछ वैल्यूज रहती हैं, ये चीज़ आपको वैसे पता होनी चाहिए कि वाटर की हीट कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए ये तो मैं आपको नहीं भी बताऊंगा तो अभी से ही आपको दिख गया होगा इसका सही आंसर क्या है। चार्ज वेक्टर क्वांटिटी, नेवर। कैपेसिटी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट नहीं। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर होता है, तो राइट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए ये आपको कैसे ईवीएस टाइप के क्वेश्चन लग रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी। कोल नॉट, नेचुरल गैस भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं, सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। स्प्रिंग में क्या होती है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में यही एनर्जी होती है ना, क्या ये वाला सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to the first law of thermodynamics, which of the following is conserved? Energy. First law of thermodynamics states that energy is always conserved. Gravitational and electric force between two electrons separated by some distance are Hg and Fe. देखिए फिर से यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर आपको Fe दिया है, यहाँ पर G, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। बेसिकली Fg अपॉन Fe है, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए Fg क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Gm1 m2 की जगह अपन Gm² लिख देते हैं अपॉन r² अपॉन Fe, k q1 q2 यानी कि k q² अपॉन r², यानी कि आपको रेशियो क्या चीज़ का फाइंड करना है, Gm² अपॉन ke²। G कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.12 इंटू 10⁻31 होल स्क्वायर। के आपका कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई, अब ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये क्या हो जाएगा -38। अब जब आप इसे देखेंगे 6.67 ये नियरली 81 बनेगा, 6.67 इंटू 81 और ये 9 इंटू 1.44 नियरली इक्वल, ये 62 और ये -62 -11 -73 और 10⁻9 -29, तो यहाँ पर आपको समथिंग 10⁻⁻44 मिल रहा है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 6.67 इंटू 81 667 और 36 5 7 12 54027 यानी कि 540.27 अपॉन 1296 नहीं ये ये क्या है यार 2.56 सॉरी 1.44 नहीं होगा, ये होगा आपका 2.56, 1.6 का होल स्क्वायर 2.56, तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में आएगा 23.04। अब जब आप इसे देखेंगे, देखिए अब डेसिमल को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये कुछ आपको बनेगा 23.4 समथिंग 23.5 इंटू 10⁻⁻44। ऑर्डर बेसिकली इसका किस में आ रहा है, जैसे 0.235 इंटू 10⁻42, नियरली इक्वल टू आप इतना मान सकते हैं इसे 10 माइनस। अब देखिए, अब जब आप इसे लॉजिकली देखेंगे तो बेसिकली आपको बताना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो बताना है। और आपने पढ़ा होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब वो पास में आते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको रेशियो कैलकुलेट करना था ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल तो बहुत कम होता है। ऑब्वियसली जब आप दोनों के रेशियो कंपेयर करेंगे तो Fg अपॉन Fe मस्ट बी लेस देन 1 यानी कि 10 टू द पावर माइनस समथिंग। अब देखिए ये चीज़ पॉजिटिव है, 10 टू द पावर देखेंगे तो ये चीज़ उसके पॉजिटिव में आएगी, ये चीज़ भी पॉजिटिव, ये चीज़ भी पॉजिटिव, यानी कि ऑब्वियसली तीनों वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है। ओनली वैल्यू लेस देन 1 चौथी है, तो आप बिना देखे भी इस पे टिक मार सकते हैं। वर्क रिक्वायर्ड फॉर मूविंग 2 कूलम चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज 20 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, है ना, वर्क डन होता है एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाने के लिए। 20 जूल अपॉन 2 कूलम 10 वोल्ट्स, 10 volts is the correct answer. In uniform circular motion, देखिए आपको कांस्टेंट और चेंज क्या होता है ये बताना है, तो आपको पता होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहती है, बाकी आपका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है पार्टिकल में। जब आप सर्कल में घूमेंगे इस मोमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ, इस मोमेंट पे इस तरफ, इस मोमेंट पे इस तरफ, वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर चेंजेस। उसके बाद है रेशियो ऑफ एंगुलर, ये आखिरी क्वेश्चन हमारे फिजिक्स का, तो रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड एंड आवर एंड ऑफ अ वॉच। तो जब आप देखेंगे इसका रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, तो देखिए ओमेगा होता है आपका एंगुलर स्पीड, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब आप ओमेगा देखिए अपन सेकंड हैंड को एस से डिनोट करेंगे और आवर हैंड को एच से, तो ओमेगा एस अपॉन ओमेगा एच कितना होगा,
2 पाई अपॉन टी एस इंटू टी एच अपॉन 2 पाई टी एच अपॉन टी एस। अब टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड, देखिए जो आवर हैंड होता है तो वो क्या, जो सबसे छोटा वाला कांटा होता है आपकी घड़ी का, उसको पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो देखिए आप उसको 12 पे फिक्स कीजिए। अब वो फिर से 12 पे कब आएगा, 12 घंटे के बाद आएगा ना, तो यानी कि 12 आवर्स। और सेकेंड हैंड अपनी वापस पोजीशन अगर 12 से शुरू करे तो कितना टाइम उसको लगेगा वापस अपनी उसी पोजीशन में आने में, 1 मिनट, है ना, यानी कि पूरा 60 सेकंड जब वो ऐसे रिवॉल्व कर लेगा तब वो अपनी फिर से पोजीशन पे आएगा, तो इसका होगा 60 सेकंड्स। अब 12 आवर्स में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड डिवाइडेड बाय 60 सेकंड 720। तो आपका टी एच अपॉन टी एस रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड, तो ओमेगा एस अपॉन ओमेगा एच कितना आ गया अपना 720 इज अपॉन 1, तो ऑप्शन इज डी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी, करेक्ट स्ट्रेटजी की कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए जीजीयू बीईटी को आराम से क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो।